आप सुन रहे सुपर पावर की दुनिया नॉवेल्स ऑन ऑडियो नोबल्स बाय राज। ऑथर नेम इज पेपर। चैप्टर 1। आदिल जिंदा है। 80 करोड़ का कर्ज। आदिल उसी दिन से परेशान सा है जब से उसे पता चला कि उसकी कंपनी कर्ज में है। दिल्ली की नामी सत्तार फैमिली के साथ कंपनी के ही किसी शख्स ने फेक पेपर्स के जरिए करोड़ों रुपए की जमीन बैंक को बेच दी। फिर उस बंजर जमीन को लेकर बैंक ने कंपनी पर केस दायर कर दिया। आदिल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। आदिल सीढ़ियों के पास खड़े होकर मीटिंग बुलाने की प्लानिंग कर रहा था कि उसकी छोटी बहन समायरा ने उससे आकर कुछ कहा। सुनते ही आदिल के मुंह से बस यही निकला, उनको घर के बाहर ही खड़ा रहने दो, अंदर लाने की जरूरत नहीं है। समायरा बोल उठी, भाई तुम तो ऐसे नहीं हो। उसकी बात सुनकर आदिल ने लंबी गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, उनको अंदर आने दो, मैं हॉल में आता हूँ। आदिल अपने पुश्तैनी मेंशन के हॉल में दाखिल हुआ। आते ही सामने खड़े ऑफिसर से फाइल मांग ली जो उस बैंक ऑफिसर के हाथ में थी। आदिल ने फाइल के पेपर्स को इधर उधर पलटते हुए बिना सिर उठाए ही बैंक अधिकारी से कहा, आपका बैंक हमारा मेंशन सीज करना चाहता है। इस वक्त उसके चेहरे पर अजीब से मुस्कान थी। ये कहते हुए उसने अपना सिर ऊपर किया। बैंक ऑफिसर उसकी कटीली मुस्कुराहट को देखकर धीरे से बोला, देखिए सर, आप बैंक के पेपर्स पढ़कर समझ ही गए होंगे। अगर 15 दिनों में 20 करोड़ आप बैंक को दे देते हैं तो बैंक कुर्की नहीं करेगा, साथ ही बाकी बचे रुपए आप इंस्टॉलमेंट में दे सकेंगे। उसकी ये बात सुनकर आदिल ने रखी आवाज में कहा, तुम अब जा सकते हो। फिर उसने गार्ड को आवाज लगाई तो हॉल के दरवाजे पर खड़ा गार्ड दौड़ते हुए आया और बड़ी विनम्रता के साथ बैंक अधिकारी से बोला, साहब बाहर चलें। इतनी देर में आदिल तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे में आते ही दरवाजा तेजी के साथ बंद किया। कुछ मिनट के बाद ही कमरे में हल्का सा नॉक हुआ और दरवाजा खोलते हुए आदिल का छोटा भाई शोएब और बहन समायरा दाखिल हुई। उन दोनों को देखते ही आदिल ने कहा, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपने शेयर्स बेच दूंगा और मेरी सेविंग्स अभी है जो सब मिलाकर 20 करोड़ तक हो जाएगी। मैं कल ही प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। शोएब आदिल के गले लगते हुए बोला, भाई हम लोग इन सब के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी चिंता है। मॉम डैड के जाने के बाद आप ही हम लोगों के सब कुछ है। शोएब की ये बात सुनकर समायरा ने भी सिर हिलाया और आंसू पोंछते हुए आदिल के गले लग गई। सुबह अपने कमरे में तैयार होते होते आदिल ने आवाज लगाई, राधा आंटी मेरा नाश्ता मेरे रूम में ले आएं। अचानक से हौंफते हुए समायरा आई और आते ही बोली, मैंने सोचा कि शायद आप चले गए हैं भाई, लेकिन मैंने आपकी आवाज सुनी तो भाग कर आए। आदिल ने परेशान होते हुए कहा, क्या बात है भाई, मैं तो बस आपका सदका निकालने आई थी। ये कहते हुए समायरा ने दुआ पड़ी और 100 रुपए का नोट निकालकर राधा आंटी को दे दिया। आदिल की कार सत्तार इंडस्ट्रीज के ऑफिस के सामने ही रुकी। सारे पेपर्स हाथ में लेते हुए वो बाहर निकला ही था कि अचानक से एक बाइक आया और उसके हाथ से सारे पेपर्स छीन फरार हो गया। आदिल बिना समय गंवाए उसका पीछा करने लगा और एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। यहीं से वो बाइक वाला लड़का गायब हुआ था। आदिल को उसकी बाइक खड़ी दिखी। वो गाड़ी से उतरा। हर तरफ वीरानी सी छाई हुई थी, ना कोई जानवर ना आदम की जात। तभी आदिल को अपने पेपर्स जमीन पर पड़े नजर आए। उसने जैसे झुककर उठाने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। आदिल ने चीखते हुए कहा, बुजदिल, पीछे से क्यों, आगे से वार करना। खून की धारा बहने लगी। आदिल की आंखें बंद होने लगी। तभी उसके सीने पर वार हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पूरी ताकत के साथ अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। ना तो उसके शरीर पर चाकू के कोई निशान, ना ही खून, कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से आदिल पूरी तरह से हिल गया। उसके कुछ ही दूर पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। आदिल बॉडी को घूर रहा था कि तभी एक गरज के साथ आवाज आए, क्या तुमको अपने शरीर में वापस जाना है? इस आवाज के साथ वहां का पूरा माहौल बदल गया। आदिल को इतना समझ में आ चुका था कि वो मर चुका है, लेकिन वो कहाँ है ये समझ से परे था। तभी उसके सामने एक बहुत ही लंबी दाढ़ी वाला शख्स आया। उसने सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें लाल थी। वो आदिल की ओर बढ़ा तो आदिल ने उससे पूछा, आप कौन हैं और मैं कहाँ पर हूँ? उस शख्स ने जवाब में कहा, तुम इस वक्त हमारी दुनिया में हो और मैं बेतलहम जिन हूँ, जिन्नातों का सरदार। फिर जोर से आदिल ने कहा, हाँ मैं जिन्नों के बारे में जानता हूँ, पढ़ा है मैंने। और अचानक उसके मुंह से निकला, क्या मैं मर चुका हूँ? जिन ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आदिल ने हकलाते हुए कहा, मैंने अपनी डेड बॉडी को देखा है। वो अचानक परेशान हो गया। तभी जिन ने जोर से कहा, मैं तुमको वापस तुम्हारे शरीर में भेज दूंगा। ये सुनकर आदिल सन्न हो गया, लेकिन मैं तो मर चुका हूँ, देखो एम्बुलेंस मेरी बॉडी को लेकर जा रही है। तभी बेतलम जिन समझाया, तुम्हारी सांसें अभी बची हैं, तुम अभी पूरी तरह से मरे नहीं हो, मैं तुमको तुम्हारी दुनिया में भेज सकता हूँ। आदिल रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज भेज दो, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, मेरा घर बिक जाएगा, कंपनी तबाह और मेरे भाई बहन फिर से यतीम हो जाएंगे।
जिन ने कहा कि एक शर्त माननी होगी, जिसके जवाब में आदिल ने बिना कुछ सोचे कहा, हर शर्त मंजूर है। जिन ने चेताया, फिर से सोच लो। आदिल अडिग रहा, सभी शर्तें मंजूर हैं। जिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही हर तरफ धुएं का गुबार था। आदिल ने अचानक से कहा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन तब तक अंधेरा छा चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को आईसीयू में पाया। लेकिन रूम के बाहर उसको हर आवाज़ सुनाई दे रही थी, समायरा की आवाज़। वो फ़ोन पर शोएब से बात कर रही थी। उन दोनों की बातचीत उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कंपनी के मैनेजर पुलिस से बात कर रहे थे। डॉक्टर नर्स से डिटेल्स ले रहा था। यहाँ तक कि उसे कहीं दूर कोई गाना गा रहा था, वो सब भी सुनाई दे रहा था। अब तो उसे रूम की दीवारों के आर पार भी नजर आने लगा था। आदिल को ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि सब एक ख्वाब है, हकीकत नहीं। वो पशोपेश में था। तभी पूरा कमरा धुएं से भर गया और एक रोशनी नजर आई जो बढ़ती चली आ रही थी। उसमें लाल शोले की तरह दो आंखें देखी। फिर उस रोशनी से आवाज आए, तुमने हमारी शर्त कबूल की है? आदिल ने हौले से पूछा। क्या मैं जो देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ वो सब हकीकत है? तो उस जलती हुई रोशनी ने कहा, बेशक, लेकिन शर्त क्या है? आदिल ने पूछा। इसका जवाब दिए बिना वो रोशनी गायब हो गई और कमरा पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तभी दीवार के पार कॉरिडोर में उसे पुलिस ऑफिसर और उसके ऑफिस का पर्सनल असिस्टेंट आता दिखाई दिया। वो उनकी आपस की बातें साफ तौर पर सुन सकता था। तब तक दोनों कमरे में आ चुके थे। आदिल ने कहा, कैसे हैं आप दोनों? मेरा हाल जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं। पुलिस अधिकारी ने आदिल से पूछा, सर उस दिन आपके साथ क्या हुआ था और क्या आप उसे जानते हैं जिसने आप पर हमला किया था? आदिल सोचते हुए बोला, नहीं ऑफिसर, मुझे कुछ याद नहीं और ना मैं उसको जानता हूं। ओके सर, अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज़ बताएं। हमने आपकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उसकी बात सुनकर आदिल ने आंखों से हामी भर अपने पीए से फाइल्स लाने की बात कही तो पीए के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा कि इनको फाइल्स के बारे में कैसे पता चला। इतनी देर में शोएब और समायरा भी आ चुके थे। आदिल उनको आते पहले ही देख चुका था। जब शोएब समायरा को उसकी बचकानी हरकतों पर डांटता हुआ आ रहा था, समायरा ने आते ही कहा, अच्छा भाई, डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब घर चले। आदिल के घर के बाहर सारे नौकर उसके वेलकम के लिए खड़े थे। अब्दुल अंकल, घर के बावर्ची, आदिल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैंने तुम्हारे लिए नफल नमाजें मानी थी बेटा कि तुम सही सलामत घर आ जाओ। तब राधा आंटी भी बोल उठी, हाँ बेटा, मैंने जब से तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में सुना तब से मंदिर में भगवान से मिन्नतें कर रही थी कि तुम ठीक हो जाओ। आप लोग का प्यार और इतनी दुआएं हैं कि मैं आज खड़ा हूँ। बिल्कुल, अब्दुल अंकल ने कहा। आदिल ने सबको काम पर विदा किया और खुद अपने कमरे में चला गया। उसने शॉवर लिया, फिर जानमाज बिछाकर दुआ के लिए हाथ उठाते हुए बोला, मौला आपने मुझे दूसरी जिंदगी अता की है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन दूसरी जिंदगी का मकसद क्या है? जिन, उसकी दी हुई पॉवर्स, उसकी शर्तें, सिर्फ आप जानते हैं। मेरी दुआ है कि आप मुझे ताकत दें जिससे मैं आने वाले चीज़ों का सामना कर सकूं। ये कहकर उसने अपना मुंह फेरा और जानमाज उठाकर टेबल पर रख दी। तभी उसके जहां में उन पेपर्स का ख्याल आया जो बाइक लेकर भाग गया था। याद करने के लिए उसने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया कि पूरा सीन क्रिएट हो गया, जैसे कोई मूवी आंखों के सामने चल रही हो। उसे अपना खून से सना शरीर दिखा जिसे एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। फिर उसे दिखाई दिया बाइक वाला लड़का जो एक शख्स के साथ था, लेकिन दोनों का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उस शख्स ने वो चाकू बाइकर को दे दिया। उसी चाकू से बाइकर ने आदिल पर हमला किया। फिर उस बाइकर ने चाकू लौटा दिया। उस शख्स ने एक छोटा पॉली बैग अपनी पॉकेट से निकाला और चाकू उसमें रख दिया, लेकिन इस बीच उसकी जेब से कुछ निकला जो जमीन पर गिर गया। उन दोनों ने ही उस पर गौर नहीं किया और वो बाइक पर सवार होकर चले गए। अचानक सब नॉर्मल हो गया। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। आदिल थोड़ा सा सहमा हुआ था। उसने अपने सिक्स्थ सेंस से दरवाजे के पार देख लिया और बोला, आ जाएं राधा आंटी, मुझे जोरों की भूख लगी है। आदिल ने लगभग खाना खा लेने के बाद खाने की तारीफ की। ऐसा लग रहा है कि मैंने कई सालों के बाद ऐसा खाना खाया है। ये कहते हुए उसने अपना सिर उठाया तो सामान्य राधा आंटी ना होकर कोई और था। वो हड़बड़ा सा गया, बोला, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे? क्या हुआ है आदिल के साथ? कौन खेल रहा है उसके जिंदगी के साथ और कौन है ये बेतलहम जिन? सच का जिन या आदिल की कोरी कल्पना? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH2 लाल नग की जादुई अंगूठी, मैं तुमको एक तोहफा देने आया हूं जो बेतलम जिन ने तुम्हारे लिए दिया था। ये कहते हुए उसने अपना हाथ घुमाया तो एक अंगूठी हाथ में आ गई। अंगूठी आदिल को देते हुए वो बोला, ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। कहते ही वो गायब हो गया। मन ही मन गुस्सा करते हुए आदिल की नज़र अंगूठी पर लगे नग पर गई। वो हैरान सा रह गया। ऐसा नग उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। चांदी के अंगूठी में जड़े उस लाल रंग के नग में से आग की लपटें उठती हुआ नजर आ रही थीं, लेकिन छूने पर एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। आदिल बस यही सोचे जा रहा था।
आखिर उसकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, वो जिन आखिर उससे क्या चाहता है। ये सोचते सोचते वो सो गया। उसने आंखें खोली तो सामने समायरा थी। उसके चेहरे पर अपने भाई को लेकर चिंता और परेशानी साफ नजर आ रही थी। आदिल हड़बड़ाते हुए उठा। क्या टाइम हो रहा है, आदिल ने पूछा तो समायरा केटल से चाय निकालते हुए बोली, भाई सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी लेकिन आप नींद में परेशान थे। फिर वो आदिल की आंखों में झांकते हुए बोली, भाई सब ठीक है ना, आप ठीक तो है ना, अगर कुछ बात है तो प्लीज़ भाई आप मुझे बताएं, जरूर कंपनी से अलग हटकर कोई बात है जिसकी वजह से आप इस हालत में आ गए हैं। आदिल बिना कुछ कहे बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। समायरा अपनी बातों में लगी थी। कंपनी में अप्स एंड डाउन लगे ही रहते हैं और आपने हर मुश्किल का सामना डटकर किया है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। भाई बताएं आप क्या बात है। इतना बोलते हुए चाय का कप बस समायरा ने रखा ही था और दोबारा आदिल की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। बालकनी पर आदिल नहीं था। वो चेयर से फौरन उठी और वॉशरूम की ओर गई। वॉशरूम का डोर खुला था। उसने झांक कर देखा तो आदिल वहां भी नहीं था। वो भागकर दोबारा बालकनी के पास गई और बालकनी से नीचे देखा। वहां भी आदिल नजर नहीं आया। वो बदहवास सी हो गई कि आदिल गया कहाँ। फिर वो तेजी के साथ कमरे के बाहर निकली और तेज आवाज के साथ आदिल को आवाज देने लगी, आदिल भाई, आप कहाँ हैं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। समायरा की आवाज सुनकर शोएब अपने कमरे से बाहर आ गया। समायरा को परेशान देखकर उसने समायरा से पूछा, क्या बात हो गई बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो। आदिल भाई अपने कमरे में नहीं है। समायरा ने परेशान होकर कहा, नीचे हॉल में होगा। शोएब ने कहा, नहीं नहीं, मैं उनसे बात कर रही थी। भाई बालकनी पर खड़े थे लेकिन अचानक से वो गायब हो गए। मेरी नज़र के सामने थे। भाई, शोएब भाई, आदिल भाई। ये कहकर समायरा रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आए। पूरा घर देख लिया गया, जहां जहां आदिल जा सकता था, मगर ये किसी ने नहीं देखा कि आदिल के कमरे में उसके बेड पर पड़ी लाल नग की अंगूठी के अंदर से रोशनी निकल रही थी। पूरा कमरा लाल रोशनी से नहाया हुआ था। तभी नीचे पौधों को पानी दे रहे बागबान को आदिल के कमरे से निकलती रोशनी नजर आई। वो भागता हुआ गार्ड के पास पहुंचा और उसे आदिल के कमरे से निकलती रोशनी के बारे में बताया तो गार्ड तेजी के साथ ऊपर आदिल के कमरे की ओर भागा। उसको आता देख समायरा ने पूछा, क्या हुआ, तुम तेजी के साथ आदिल भाई के रूम की तरफ क्यों जा रहे हो। गार्ड ने बताया कि बागबान को आदिल के कमरे से रोशनी निकलती देखी। उसकी बात सुनकर समायरा और शोएब भी आदिल के कमरे की तरफ भागे। शोएब ने जल्दी से आदिल के रूम का दरवाजा खोला। सब देखकर हैरान रह गए। वहां कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि आदिल वॉशरूम से नहाकर निकल रहा था। ये देखकर समायरा हैरान थी। आदिल ने बॉडी डियो लगाते हुए कहा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो और तुम रो क्यों रही हो। आदिल ने समायरा से कहा, भाई आप अचानक से कहाँ चले गए थे। समायरा, मैं बाथरूम में था, शॉवर लेने गया था। मैंने तो आपको बाथरूम में भी देखा था, वो खाली था। समायरा ने पानी पीते हुए कहा, अरे ये कैसे हो सकता है। वो रोशनी जो माली ने आपके रूम से निकलते हुए देखी। शोएब ने पूछा, पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो समायरा तुमसे बोलकर शॉवर लेने गया था। हो क्या गया है तुम लोगों को। मुझे ही शायद कुछ हो गया है। समायरा ने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा तुमने आदिल भाई को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है, इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। चलो तुमको मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। तुम आजकल सही से खाना भी नहीं खा रही हो, कमजोर होती जा रही हो। शोएब ने समायरा को हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा। आदिल ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू की बूंद थी। उसने समायरा को झूठा जो बना दिया था। वो वाकई में उस वक्त रूम में नहीं था, लेकिन वो मजबूर था। उधर समायरा इसी उधेड़बुन में थी कि उसने भाई को हर तरफ देखा था। उसका दिमाग नहीं खराब है कि वो यूं ही कुछ भी बोल दे। फिर सोचने लगी, आदिल भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो मरते मरते बचे हैं, इस सब को मैंने अपने दिमाग पर बैठा लिया है। तभी आदिल की आवाज़ आई, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। उसके हाथ में ऑरेंज जूस से भरा गिलास था। आदिल ने अपनी पॉवर से समायरा का माइंड पढ़ लिया था। समायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए आदिल ने कहा, बेटा तुम मेरे लिए चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, और वो सब कुछ सही कर देगा। तभी एक नौकर ने दरवाजे पर नॉक किया। बोला, साहब आपके पीए आए हैं, मैंने उनको हॉल में बैठा दिया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। इतना कहकर आदिल उठा। फिर उसने जाते जाते समायरा से कहा, तुम कहीं आउटिंग पर चली जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ, तुमको अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले जा सकती हो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। आदिल की ये बात सुनकर समायरा हंसने लगी। भाई आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक आपको हर काम में कामयाब करें और अपना क्रेडिट कार्ड इधर कर दें।
आदिल भी उसकी बात पर हंस पर पड़ा और अपने पर्स से कार्ड निकालकर समायरा को थमा दिया। समायरा की नज़र इतनी देर में आदिल के अंगुली में पहनी हुई लाल नग की अंगूठी पर पड़ी। इससे पहले कि वो आदिल से पूछ पाती उसके बारे में, आदिल तेजी से हॉल की तरफ चल पड़ा। पीए आदिल को आते देखकर खड़ा हो गया। आदिल ने सीधे उससे कहा, जो फाइल मैंने तुमसे मंगाई थी वो लेकर आए हो कि नहीं? सर, मैं फाइल लाया हूँ। साथ ही कुछ और भी पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। ओके ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स तुम टेबल पर रख दो, मैं सारे पेपर्स चेक करूंगा और फाइल मुझे दे दो। पीए ने फाइल आदिल को दे दी। उसने फाइल पर अपने सिग्नेचर किए और पीए से कहा, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम इसे बैंक ऑफिसर्स को जाकर दे दो और कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए सभी को मेल कर दो। ये कहकर आदिल अपने घर में बने ऑफिस रूम में चला गया। उसने एक सर्वेंट को आवाज़ लगाकर कहा, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ किसी को आने मत देना। ये कहकर उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद आदिल ने रुमाल से लिपटा हुआ एक सामान निकाला। वो उसे गौर से देखने लगा। उस पर कुछ लिखा हुआ था। फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करके गूगल पर कुछ सर्च करने लगा। कई बार अलग अलग टाइप करके सर्च किया। थक कर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कमरे के चक्कर मारने लगा। फिर दोबारा टेबल के पास गया और रुमाल में रखे सामान को देखने लगा। उसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि इस पर लगी मिट्टी वॉशरूम में जाकर साफ कर ले, लेकिन फिर वो रुक गया। उसे रुमाल में ही दोबारा लपेट दिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। अपनी लाल नग वाली अंगूठी को निकालकर उसे देखने लगा। आखिर ये है क्या? इतनी पावर्स है इसमें। इसके नग को घिसते ही मैं उस जगह पहुंच गया जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मेरे में ऐसा क्या खास है जो उस जिन ने मुझे ये अंगूठी सौंपी है, और वो चाहता क्या है? फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, सोचने से कुछ नहीं होगा। उसने इधर से ध्यान हटाकर एक कॉल किया, मैं आ रहा हूँ, तुम उसकी जगह पर मिलो। ये बोलकर उसने अपना मोबाइल कॉल कट करके कोट की पॉकेट में रखा। फिर रुमाल समेत वो सीक्रेट चीज़ अपने ट्राउज़र की जेब में रखकर अपने रूम की तरफ चल दिया। गैलरी में उसे शोएब मिला। मिलते ही बोला, कहाँ जा रहे भाई आप? मैं आपको ही कॉल करने जा रहा था। क्या बात है शोएब, बताओ, कोई ज़रूरी बात? नहीं भाई, कोई ज़रूरी बात तो नहीं है, लेकिन इतनी देर में आदिल के पास ऑफिस से किसी का कॉल आ गया और वो उससे बात करने लगा। आदिल शोएब से इशारे में बाद में कहते हुए अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही आदिल ने कबर्ड ओपन की। उसकी कबर्ड में एक सीक्रेट ड्रॉवर था। उसने उस ड्रॉवर को खोला और अपनी जेब से रुमाल जिसमें वो सामान रखा हुआ था निकालकर वहां रख दिया। जैसे ही उसने ड्रॉवर को बंद किया वैसे ही उसका फ़ोन रिंग किया। आदिल ने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज़ आए, सर, बैंक को 20 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अब वो बाकी की रकम के लिए एक एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। आदिल ने कहा, ठीक है, तुम एग्रीमेंट बनवाओ। फिर उसने कहा, कल मैं जब ऑफिस आऊं तो मेरी टेबल पर ज़मीन से रिलेटेड फाइल होनी चाहिए। कौन सी लैंड से रिलेटेड फाइल सर? उधर से आवाज़ आए, वो बैरन लैंड जिसकी वजह से इतना सब हुआ है। मुझे उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगाना है जिसने हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है। तुम एक पुलिस कंप्लेन भी फाइल करो इस मामले से रिलेटेड। बाकी मैं कल ऑफिस आकर बात करूंगा। आदिल बात कर रहा था कि अचानक से उसे चक्कर सा आया और वो सिर पकड़कर बैठ गया। अचानक से रूम में अंधेरा छा गया और उसकी अंगूठी के नख से तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से गैबिया तरीके की आवाज़ आए, वो ज़मीन बंजर नहीं है, तुम्हारे काम की है, तुमको आगे पता चलेगा, वो बेशकीमती है। इतना कहकर रोशनी अंगूठी में वापस चली गई और रूम पहले की तरह से हो गया। आदिल टेबल से एक पेपर और पेन निकाला और उस पर कुछ लिखने लगा। तभी उसे तेज झटका सा लगा। किसकी है ये गैबियर आवाज़? आदिल को झटका किस चीज़ का लगा? क्या वो आवाज़ सच कह रही थी? आदिल को उसका विश्वास करना चाहिए या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH3 अंगूठी का राज। फिर आदिल नॉर्मल हो गया। चक्कर आ रहा था वो भी ठीक हो चुका था। फिर उसके मुंह से निकला, वो ज़मीन बंजर नहीं है, मैं तो बेचने का प्लान कर रहा था। ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है समझ में आ रहा है। पोर्च की तरफ कदम बढ़ा दिए। ड्राइव कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसने ड्राइवर को धीरे से कुछ कहा। ड्राइवर बोला, ठीक है साहब, मैं लेकर चलता हूँ। इतना कहकर आदिल कार में बैठ गया और ड्राइवर कार का दरवाज़ा बंद करके ड्राइवर सीट पर बैठ गया और तेजी के साथ कार बढ़ा दी। आदिल को चलती कार में किसी का कॉल आया, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आदिल ने कहा, बस मैं भी कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा, थोड़ा इंतज़ार करो। ये कहकर आदिल ने मोबाइल अपने पॉकेट में रख लिया। आप थोड़ा तेज चला लो, आदिल ने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला। थोड़ी देर के बाद फिर एक कच्चे रास्ते पर आदिल ने कार रोकने को कहा, आप यही वेट करो, मैं बस आता हूँ। ये बोलकर आदिल उस कच्चे मिट्टी के रास्ते पर चल दिया। उसने दूर से ही आवाज़ लगाई, ओम। तो उस शख्स ने आंखों पर से अपने ग्लासेस उतारते हुए पीछे मुड़कर देखा और हाथ हिलाते हुए बोला, आदिल कम ब्रो। आदिल ने भी कदम तेज कर दिए और उसके पास पहुंचते ही अपने हाथ उसके आगे बढ़ा दिए। दोनों ने हाथ मिलाया, फिर गले लग गए।
हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सुना है मौत के मुंह से तुम बाहर निकले हो। अब कैसे हो? ओम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी है तुम मेरे कहने पर इतनी दूर से मिलने आए। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये कभी हुआ है? ओम ने ये बात आदिल से मुस्कुराते हुए बोली। हाँ भाई, ये बात मैं जानता हूँ। तुम तो हमेशा से ही ऐसे हो। आदिल ने बात आगे बढ़ाते हुए कही। तुम्हारे कितने एहसान हैं मुझ पर जो मैं कभी नहीं उतार सकता। ओम ने आदिल से कहा। कैसी बातें कर रहे हो? दोस्त कभी एहसान नहीं करते, दोस्ती निभाते हैं। ये कहकर आदिल हंसने लगा तो ओम भी मुस्कुरा दिया। आदिल ने कहा, ये जमीन देख रहे हो? हाँ, क्या हुआ? ओम ने कहा। आदिल ने उसको बताया। पहले वो ये जमीन बेचने की सोच रहा था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। पहले मेरा ये सोचा था कि ये तुमको देकर यहाँ प्लॉटिंग करवा दूं, एक सोसाइटी बनाने का प्लान किया था, लेकिन अब प्लानिंग चेंज कर दी है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया था। लेकिन तुमको कॉल करने के बाद मेरा इरादा बदल गया। अभी ये जमीन यूं ही छोड़ दे रहा हूँ, आगे बाद में देखेंगे कि क्या करना है। आदिल ने अपनी बात पूरी की। वैसे प्लानिंग तो तुम्हारी सही थी, मैं यहाँ एक लग्जरी सोसाइटी तैयार करवा देता, लेकिन अब तुमने अपना इरादा बदल दिया है तो कोई बात ही नहीं। और बताओ, सब ठीक तो है ना? ओम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कही। हाँ, सब सही है। आदिल ने कहा। फिर चलो मेरे साथ। ओम ने आदिल का हाथ पकड़ कहा। कहाँ? कहाँ जाना है? आदिल ने उससे सवाल करते हुए कहा। चलो भी। ओम खींचकर उसे अपनी कार की ओर ले गया और बोला, बैठो इसमें। आदिल ने कहा, अच्छा ठीक है, जहाँ ले जाना चाहते हो ले चलो। लेकिन एक मिनट, उसने अपने कोट के पॉकेट से मोबाइल निकाला और ड्राइवर को कॉल किया। मैं दूसरी कार से जा रहा हूँ, उस कार के पीछे पीछे आ जाना। ठीक है साहब। ये ड्राइवर की आवाज़ थी। आदिल ओम की कार में बैठ गया और दोनों शहर के सबसे पॉश एरिया में आ चुके थे। वहाँ एक रेस्टोरेंट में ओम आदिल को ले गया। आदिल ने कहा, ओम तुमको पता है पार्टीज पसंद नहीं है। हाँ यार, मुझे मालूम है, लेकिन कोई है जिससे तुम मिलकर खुश हो जाओगे। ओम ने कहा। अच्छा, कौन ये ऐसा शख्स जिससे मिलकर मैं खुश हो जाऊंगा? आदिल ने ओम की बात पर अपनी बात रखी। तभी ओम ने किसी को हल्के से आवाज दी, जिसको देखते ही आदिल के मुंह से निकला, तुम, मेरा मतलब आप यहाँ? जी हाँ आदिल साहब, आप तो शायद हमें भूल गए। नहीं नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आदिल की जबान थोड़ी लड़खड़ा सी गई। मेरा मतलब है कि आप तो मेरी क्लासमेट थी। क्लासमेट्स को भी कोई भूलता है? तभी धीरे से ओम ने आदिल ने कहा, हाँ भाई, और वो क्लासमेट जिस पर आदिल साहब फिदा थे। ओम ने कहा, ब्रो आज मौका है, तुम अपने दिल की बात कायरात से बोल सकते हो। लंदन में एमबीए करते हुए कभी तुम बोल नहीं पाए, लेकिन आज बोल ही दो, मुझे पता है वो भी तुमको पसंद करती है। ये सुनकर आदिल शर्म से लाल हो गया। आदिल ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। उसने ओम को कोहनी मारते हुए कहा। वो कायरात को देखकर ना सही से मुस्कुरा पा रहा था, ना ही खुद हैंडल कर पा रहा था। हाँ हाँ, जा रहा हूँ आशिक, अपनी महबूबा से आराम से बात करो। ओम ने जाते हुए धीरे से आदिल को कहा। ये बात कायरात ने भी सुन ली। वो भी अपनी बालों की लिटे यूं ही सही करने लगी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। ओम जा चुका था। आदिल ने धीरे से कहा, तुम, मेरा मतलब कि आप अचानक से कॉलेज छोड़कर क्यों चली गई थी? और कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना सर्च किया, मतलब कि सारे दोस्तों ने। आदिल ने झेप मिटाते हुए कहा। आदिल, मुझे आप मत बोलो, तुम कहना तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। मुझे अचानक से रोमानिया जाना पड़ा। वहाँ पर पापा के बिजनेस में कुछ इश्यूज आ गए थे, मुझे सब वहाँ हैंडल करने के लिए जाना पड़ा, और फिर मेरे पास वापस आने के लिए वक्त नहीं मिला, और ना तुमने कभी कॉल की। कायनात ने अपनी बात जारी रखी। मैंने तुमको काफ़ी मिस किया। तुमने मिस किया? आदिल ये बात बोलकर शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। मैंने तो सोचा था कि शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बस तुम्हारे लिए क्लासमेट हूँ। आदिल ने अपनी बात कही। तुमको याद है वैलेंटाइन डे वाले दिन तुमको एक गुलाब का फूल रिसीव हुआ था? कायरात ने होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ ये बात कही। तो आदिल ने कहा, क्या वो फ्लावर तुमने मुझे भेजा था, उसके साथ मिली ग्रीटिंग में कोई नाम नहीं लिखा था? आदिल का दिल तो इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। हाँ, वो मैंने ही तुमको भेजा था। तुम्हारी सादगी मुझे भा गई थी। बाकी लड़के तो मेरे आसपास मंडराते रहते थे, लेकिन कभी तुमने इस तरह की हरकतें नहीं की। मैं तो तुम्हारी फैन थी। तुम कॉलेज डिबेट्स में इतना अच्छा बोलते थे, क्लास में भी टॉप करते थे, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे, मुझे ये सब पसंद था। और तुम भी। आदिल का दिल उसकी बात सुनकर नाच उठा। कायरात ने कहा, आदिल ये बताओ, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते थे? आदिल का दिल तो उसकी ये बात सुनकर बस बाहर आने वाला था। आदिल ने भी कहा, हाँ, मैंने सिर्फ तुमको सोचा है, तुमको ही चाहा है। मेरे दिल को तुम्हारे अलावा और कोई भाया नहीं। कायनात ने कहा, बोलो आदिल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं? आदिल ने कहा, मैंने अभी जो कहा तुमने सुना नहीं? तो कायरात ने कहा, तुमने कुछ बोला ही नहीं। आदिल को समझ में नहीं आया। उसने फिर से अपनी बात दोहराई, लेकिन फिर कायनात तक उसकी बात नहीं पहुंच पा रही थी। आदिल हैरान था।
उसके साथ हो क्या रहा है? तभी अचानक से एक शख्स आदिल के पास आया, बोला तुम्हारे दिल की बात उस लड़की तक नहीं पहुंच सकती, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। ये कहकर वो शख्स भीड़ में जाकर गायब हो गया। लेकिन तब तक कायनात गुस्से से लाल मिर्च बन चुकी थी। फिर पैर पटकते हुए बोली, आदिल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। आदिल को धक्का देकर को बाहर चली गई। आदिल बस उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे भी अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। बरसों बाद मिली उसकी मोहब्बत यूं ही चली गई। तब तक ओम आदिल के पास आकर बोला, अरे ये कायरात इतने गुस्से में क्यों चली गई? तुमने आखिर क्या बोल दिया? आदिल ने बेचारगी से बोला, बस बोला ही तो कुछ नहीं। क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। ओम ने सिर खुजाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये कहकर आदिल भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और ड्राइवर से कार लाने को बोल दिया। वो वहां खड़े खड़े बस अपने आप को कोस रहा था। तब तक ड्राइवर कार लेकर आ गया। घर चलो, आदिल ने बहुत ही मायूस सी आवाज में कहा और गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर आदिल बस कायरात के बारे में सोच रहा था। कॉलेज के टाइम में वो कैसे कायरात को छुप छुप कर देखता था। उसकी मुस्कुराहट पर तो वो फिदा था, लेकिन आज जब अपनी दिल की बात कायनात ने कही और उससे जवाब मांगा तो वो कुछ कह नहीं सका, सिर्फ और सिर्फ उस जिन की वजह से। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का मकसद क्या था उसका? सर घर आ चुका है, ड्राइवर ने आदिल को बोला। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, घर आ गया, आदिल ने बदहवासी से कहा। कार का गेट खोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और कायनात से अपने प्यार का इजहार ना कर पाने का गम मनाने लगा। आदिल ने अंगूठी के नग को गौर से देखे। उसमें धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आया और वो गुबार पूरे कमरे में छा गया और एक आवाज आई, तुम किसी गैर लड़की से बात नहीं कर सकते हो। जब जब तुम किसी गैर लड़की से इश्क मोहब्बत की बातें करोगे तो उस तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए जब तक बेतलम जिन की दी हुई ताकतें तुम्हारे पास हैं, ऐसा कोई काम ना करना। इतनी बात बोलकर वो धुएं का गुबार वापस अंगूठी में चला गया और कमरा पहले की तरह नॉर्मल हो गया। आदिल ने उसकी बात तो सुन ली थी, लेकिन अभी भी कायनात के इश्क में वो गिरफ्तार था। वो कायनात के ख्यालों में गुम था, उसको याद कर रहा था। अचानक से उसे उसके दिए गुलाब की याद आए, जो उसने बहुत छुपा कर रखा हुआ था। आदिल अपने कमरे के साइड में ही बने स्टोर रूम में गया, जिसका रास्ता आदिल के कमरे से ही था। एक अलमारी खोली, उसमें एक लगेज रखा था। उसमें आदिल की कुछ पुरानी चीजें रखी थी, जिसमें एक बुक भी थी। उसने उस बुक को खोला और सूखा हुआ गुलाब निकाला, जो कायरात ने दिया था। बस फिर क्या, आदिल का दिल उसे देखकर जोर जोर धड़कने लगा। ये गुलाब कायनात ने दिया था, आज पता चला, फिर भी मैंने इसे कितना संभाल कर रखा था। आदिल ने मन में सोचा और अलमारी, लगेज सब यूं ही खुला छोड़कर अपने बेड पर आकर लेट गया। बस उसे तो कायनात के ख्यालों में गुम होना था। एमबीए करते हुए आदिल के ज्यादा दोस्त नहीं थे। ओम मिश्रा और सुहेल, बस यही उसके दो दोस्त थे। सुहेल तो एमबीए करने के बाद जर्मनी जॉब करने चला गया था और ओम ने इंडिया आकर प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आदिल ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी। आदिल भी ऑस्ट्रेलिया जाकर जॉब करना चाहता था, लेकिन उसके डैड की उन दिनों तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे इंडिया आना पड़ा। फिर डैड के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद पूरी सत्तार कंपनी संभालने का जिम्मा मिल चुका था। जिस उम्र में यंगस्टर्स मौज मस्ती करते हैं, उस एज में आदिल ने पूरा बिजनेस संभाल लिया था। आदिल को कायनात से मोहब्बत थी, जिसे वो कभी भुला नहीं सका था, और आज उससे मिलना और बिछड़ना दोनों ही हो गया। आदिल तो बस बेड पर आधा लेटा हुए सिर्फ कायनात कायनात बोले जा रहा था। लेकिन इस बीच उसकी अलमारी से, जो स्टोर रूम में थी, जिसे आदिल खुला छोड़ आया था, दो चमकती आंखें उसे निहार रही थी, जिससे वो अनजान था। क्या आदिल कभी भी बेतलहम जिन के खिलाफ जाकर कायनात को अपने दिल की बात बता पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? क्यों मिली उसे जिंदगी? ये सच कब खुलेगा आदिल के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH4 दोस्त या दुश्मन कब सुबह हो गई थी, आदिल को मालूम नहीं चला, जब तक उसके मोबाइल पर ऑफिस से कॉल नहीं आया। आदिल का मैनेजर ने उसे ऑफिस में होने वाली मीटिंग के शेड्यूल को बताने के लिए कॉल किया था। आदिल ने कॉल रिसीव की और कहा कि वो टाइम पर ऑफिस आ जाएगा, जब तक तुम बाकी सब अरेंजमेंट करो। मीटिंग से रिलेटेड सभी फाइल्स उसे अपनी टेबल पर चाहिए। इतना कहकर आदिल ने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। इतनी देर में एक सर्वेंट उसके कमरे में चाय और टोस्ट ट्रे में सजाकर ला चुका था। आदिल ने उससे कहा, तुम मेरे वार्डरोब से कपड़े निकालो, तब तक मैं शॉवर लेकर आ रहा हूँ। सर्वेंट ने उसकी बात को फॉलो किया और वार्डरोब से आदिल के लिए ऑफिस के लिए कपड़े निकालने लगा। उसने आदिल का कोट पैंट साइड में टांग दिया और आदिल का बिस्तर साफ करने लगा, जिसमें कायरात का दिया हुआ सूखा लाल गुलाब भी पड़ा हुआ था। क्योंकि गुलाब पूरा सूखा हुआ था तो सर्वेंट ने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और बेडशीट सही कर दी। आदिल शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने टॉवल लपेटे लपेटे ही चाय पी। तुम जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाओ, मैं तैयार होकर नीचे आ रहा हूँ, आदिल ने सर्वेंट से कहा।
जी साहब, ये कहकर वो सर्वेंट चला गया। आदिल जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधे नाश्ते की टेबल पर पहुंच गया। आदिल ने घड़ी में टाइम देखा तो पूरा नाश्ता किए बिना ही बाहर निकल गया और जहां पर ड्राइवर कार के साथ पहले से ही खड़ा था, उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला। आदिल काफी फुर्तीके के साथ गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में आदिल ने कई न्यूज़पेपर पढ़े और बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी जानकारी ली। आदिल ने अपने मन सोचा, उसने कई दिनों से वर्ल्ड न्यूज़ के साथ ही बिजनेस न्यूज़ भी नहीं पढ़ी, जो वो डेली सुबह उठने के तुरंत बाद पढ़ता था। फिर उसने सोचा, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, शायद उसे भी नहीं, तो कैसे टाइम मिलेगा न्यूज़ पढ़ने का। इतना सोचते सोचते उसका ऑफिस आ चुका था। ऑफिस में एंटर करते ही कई सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे पीछे हो गए। उसका पीए और मैनेजर दोनों आ चुके थे। आदिल ने मैनेजर से मीटिंग की टाइमिंग पूछी। मैनेजर ने उसे सारी डिटेल्स एक्सेलेटर पर चढ़ते हुए बता दी थी। आदिल के पीए ने कहा, सर, बोर्ड मेंबर्स भी आ चुके हैं, बस आपका इंतजार है। ठीक है, सीधे मीटिंग रूम चलते हैं, आदिल ने दोनों से कहा। मीटिंग रूम आते ही सभी बोर्ड मेंबर्स ने उसका वेलकम किया। आदिल ने सभी को शुक्रिया कहा। एक बोर्ड मेंबर ने कहा, मिस्टर आदिल, बैंक के 20 करोड़ तो जमा हो चुके हैं, अब उस लैंड का क्या करना है? कुछ नहीं, आदिल ने उसका जवाब दिया। ये सुनकर वो बोर्ड मेंबर शांत हो गया। आदिल ने कहा, हम यहाँ लैंड की बात करने नहीं आए हैं, पहले हमें 60 करोड़ जो बैंक को देने हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। हमारे साथ जिसने भी धोखा दिया है उसका भी पता लगाना है, जिसके लिए कंप्लेन पुलिस में की जा चुकी है। मैं उस धोखेबाज तक लगभग पहुंच गया हूं, अभी बस कंफर्म करना है सारे सबूतों के साथ। खैर, हम एक नया प्रोजेक्ट भी जल्द लॉन्च करेंगे, जिसके लिए आप लोगों की राय जानने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। सभी बोर्ड मेंबर्स ने कहा, नया प्रोजेक्ट? मिस्टर आदिल, नया प्रोजेक्ट हम अभी कैसे लॉन्च कर सकते हैं? हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है। एक बोर्ड मेंबर ने अपना कंसर्न जाहिर किया। इस पर आदिल ने कहा, जी बिल्कुल, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होगी। उसने अपने पॉकेट से पेपर निकाला। ये वही पेपर था जिस पर आदिल ने अपने रूम में कुछ लिखा था। उसने उस पेपर पर निगाह डाली और वापस अपने पॉकेट में रख लिया। फिर आदिल ने आगे बोलते हुए कहा, आप लोग अपनी अपनी टीम के साथ नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करें। नया प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन नया प्रोजेक्ट होगा क्या? एक मेंबर ने आदिल से कहा, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। नए प्रोजेक्ट के बारे में 2 दिन के अंदर मेरा पीए आप सबको मेल कर देगा, जिसके बाद आप तैयारी कर लें। सभी ने आदिल के हाँ में हाँ मिलाए। आदिल ने सभी को मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर मीटिंग रूम से निकल गया। आदिल ने मैनेजर और पीए से अपने कैबिन में आने को कहा। आदिल ने कैबिन में आते ही पियून से कॉफ़ी मंगाई। फिर पीए और मैनेजर से टेबल पर टिक कर बात करने लगा। उसने कहा, मिस्टर अनुज और मिस्टर रियाज, मैंने आप दोनों को इसलिए एक साथ बुलाया है क्योंकि आप दोनों से ही कुछ ज़रूरी बात करनी है जिसके बारे में मैं जब तक ना कहूँ रिवील नहीं करेंगे। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखते हुए बोले, जी सर, आप बताएं। पियून तब तक कॉफ़ी ला चुका था। आदिल ने इशारे से दोनों को कॉफ़ी लेने को कहा और खुद भी कॉफ़ी का कप उठाकर सिप लेने लगा। फिर आदिल ने कहा, आप लोग मेरी बात से इतना परेशान क्यों हो गए? ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके सर, दोनों ने एक साथ कहा। मैं बंजर ज़मीन को लेकर तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। वो ज़मीन काफ़ी कीमती है। उस ज़मीन पर मैं कंपनी का नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। अनुज और रियाज दोनों ही आदिल की बात सुनकर हैरान थे। रियाज ने कहा, ठीक है सर, मैं इसको लेकर रिसर्च स्टार्ट करवाता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है मिस्टर रियाज, आप अभी से अपनी टीम को काम पर लगा दें। ओके सर, ये कहकर मैनेजर आदिल के कैबिन से निकल गया। फिर आदिल ने अपने पीए अनुज से कहा, तुम एक रिसर्च टीम को उस लैंड पर भेजो और जो वहाँ की मिट्टी की जांच कर सकें। जी सर। पीए अनुज से आदिल की बातों में हाँ मिलाई और वो भी आदिल के केबिन से चला गया। आदिल टेबल पर रखी बाकी फाइल्स को देख रहा था कि तभी उसे रात को जो उसकी हालत थी उसकी याद आए। वो कायनात को याद कर रहा था। तभी उसे कायनात के दिए उस सूखे गुलाब को थिंक किया जो उसके बेड पर पड़ा था। उसने दिमाग पर जोर डाला कि उसने सुबह उठने के बाद उसने कहाँ रखा था, लेकिन उसे याद नहीं आया। फिर उसने जिन की दी हुई पावर का यूज़ किया और सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने पूरा सीन बन गया। कायनात का दिया गुलाब डस्टबिन में पड़ा था और एक सर्वेंट उस डस्टबिन को आदिल के कमरे से ले जा रहा था, उसमें पड़े कूड़े को कूड़ेदान में फेंकने के लिए। इतना देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अचानक से उसने लाल रंग की अंगूठी जो उसने पहन रखी थी उसे घिसा और आंख बंद कर ली। वो सीधे सर्वेंट के सामने आ खड़ा हुआ। आदिल को अचानक से देखकर सर्वेंट तो कांप उठा। फिर आदिल ने डस्टबिन को खोलकर उस गुलाब को निकाल लिया और फिर गायब हो गया। सर्वेंट तो आदिल को यूं गायब होता देख बेहोश हो गया।
आदिल अपने ऑफिस के केबिन में वापस आ चुका था। आदिल ने उस गुलाब को बड़े करीने से टेबल पर रख दिया और बुक शेल्फ से एक बुक निकालकर उसे खोला और उस गुलाब को अपनी आंखों से लगाया और बुक के अंदर रख दिया और वो किताब अपने टेबल पर ही रहने दी। इधर आदिल को देखकर बेहोश पड़े सर्वेंट को होश में लाया जा रहा था। समायरा भी वहीं उसके पास थी। उस सर्वेंट ने धीरे से आंखें खोली और तेज तेज बोलने लगा, आदिल साहब अचानक से आए और फिर अचानक से चले गए, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बात तो बिल्कुल समझ से परे है। राधा आंटी ने उस सर्वेंट को पानी पिलाते हुए कहा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उनके रूम की सफाई कर रहा था। कमरे में रखा डस्टबिन में बाहर लेकर जा ही रहा था कि अचानक से आदिल साहब आए और उन्होंने मेरे हाथ से डस्टबिन लेकर उसमें से कुछ निकाला और उसे लेकर फिर गायब हो गए। नौकर ने घबराते हुए ये बात कही तो समायरा ने कहा, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है। आदिल भाई तो ऑफिस में हैं, रुको मैं सब क्लियर करती हूँ। समायरा ने तुरंत आदिल को कॉल की और फ़ोन स्पीकर पर कॉल कर दिया। उधर आदिल ने कॉल रिसीव की। आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है। ये बताएं क्या आप कुछ देर के लिए घर आए थे क्या? समायरा ने आदिल से पूछा। नहीं, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आदिल ने बात बनाते हुए कहा। हाँ भाई, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ये बोलकर समायरा ने फ़ोन कट कर दिया। अब बोलो। भाई तो ऑफिस में है, वो यहाँ कैसे आ जाएंगे? लग रहा है तुम आजकल सही से सो नहीं रहे या फिर टीवी ज़्यादा देख रहे हो। समायरा ने सर्वेंट से कहा, जाओ और आराम करो, आज छुट्टी ले लो। समायरा ने आगे कहा। उस सर्वेंट ने भी कहा, हो सकता है नींद पूरी नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा हो। राधा आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके क्वार्टर तरफ लेकर चल दी। उधर आदिल सोच रहा था, उसकी इस हरकतें से सर्वेंट कितना डर गया है। लेकिन वो क्या करता, मजबूर था। अगर नहीं जाता तो उसकी मोहब्बत की निशानी कूड़ेदान में होती। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल के स्क्रीन पर ओम का नाम तैर रहा था। आदिल ने कॉल रिसीव की। रिसीव करते ही ओम उसे डांटने लगा, ब्रो कल जब सब कुछ सही था तो तुमने कायनात से अपने दिल की बात क्यों नहीं की? क्या मसला है तुम्हारा? तुम ही तो मुझे बताते थे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। फिर जब उसने अपने दिल की बात बता दी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ओम, मैं अभी भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। आदिल ने ओम से कहा। लेकिन भाई फिर क्या हो गया जो तुम अपने दिल की बात नहीं बोल सके? तुमको इस दिन का कब से इंतजार था? ओम ने फिक्र वाले लहजे से कहा। आदिल ने कहा, भाई ओम तुम बस मेरा एक काम कर दो। हाँ ब्रो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ओम ने आदिल से ये बात बड़े प्यार से कही। नहीं, जान नहीं चाहिए, बस एक मैसेज पहुंचा दो मेरा कायरात को। आदिल ने मायूस होकर कहा। बताओ आदिल, क्या पैगाम है भाभी जी के लिए? उसकी ये बात सुनकर आदिल के मुंह से उफ निकला। बस इतना पैगाम दे दो, मैं उसको बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बस अभी हालात साथ नहीं थे रहे जिस वजह से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। आदिल ने दुखी मन से ये बात बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपना मोबाइल पॉकेट में रख लिया और टेबल पर से फाइल्स उठाकर पढ़ने लगा। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। उसके पीए ने आकर कहा, सर आप आज लेट घर जाएंगे? उसने सवाल करते हुए कहा। नहीं, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ। आदिल ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, तुम ये फाइल्स लेकर आओ, मैं घर निकलता हूँ। फिर आदिल ने वो बुक टेबल से उठाई और हाथ में लिए हुए अपने केबिन से ग्राउंड फ्लोर की ओर चल दिया। नीचे पहुंचते ही उसे वही शख्स नजर आया जो उसे उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। आदिल तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए उसके पास पहुंच गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? उस दिन रेस्टोरेंट में भी तुम थे? आदिल ने उसके कान के पास जाकर सवाल किया तो उस शख्स ने कहा, मैं जिन हूँ और बेतलब जिन ने आप पर नज़र रखने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन क्यों? ये सवाल करने से पहले कि वो गायब हो चुका था। बेतलहम जिन ने आदिल पे नज़र रखने के लिए जिन क्यों छोड़ रखा था? क्या चाहता है वो आदिल से और क्यों नहीं बता रहा पूरा सच? आदिल कब तक अपनी सच्चाई जान नहीं पाएगा और कब तक उसका दुश्मन उससे छिपा रह पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH5 अजूबा बॉक्स। आदिल को समायरा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। उसका बर्थडे आने वाला था। आदिल उसके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज करने की बात सोच रहा था, लेकिन उसको ये भी पता था समायरा अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे नई नई डेस्टिनेशन पर सेलिब्रेट करती थी। लास्ट टाइम वो मालदीव गई थी। इस बार मैं उसको अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना लूंगा। कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। शोएब से बात करूंगा। आदिल ने मन में सोचा। समायरा के गिफ्ट के लिए एक रिस्ट वॉच के शोरूम में पहुंच गया। उसने वहां के स्टाफ से सबसे अच्छा और कॉस्टली वॉच दिखाने को कहा। एक फीमेल स्टाफ ने बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी आदिल के सामने रख दी जो आदिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसने उसे पैक करने को बोल दिया। तभी उसको कायनात के वहां होने का इंट्यूशन होने लगा। उसने शोरूम के बाहर निकलकर देखा तो दूसरे फ्लोर पर उसे कायनात नजर आ गई। कायनात को देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो उसके पास नहीं गया। वो जानता था कायनात उससे खफा है और अगर वो कायनात के पास गया भी तो उससे नजरें नहीं मिला पाएगा।
आदिल वापस शोरूम के अंदर आया और बिल पेमेंट किया, फिर बिना कायनात की तरफ देखे वो चुपचाप वहां से निकल आया। जब वो एक्सलेटर से नीचे के फ्लो पर आ रहा था तो जिसका सामना वो नहीं करना चाह रहा था वही उसकी आंखों के सामने थी। कायनात उसके सामने खड़ी थी। उसने आदिल को देखते ही प्यारी से मुस्कान बिखेर दी और उसका हाल पूछा। कायनात को देखकर आदिल सकपका सा गया। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था, वो कायनात से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कायनात ने उसकी मुश्किल समझते हुए कहा, आदिल मेरी तरफ देखो। हाँ हाँ कायनात, तुम यहाँ कैसे? उसने हकलाते हुए कहा। आदिल उससे सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। आदिल रिलैक्स, मुझे ओम ने तुम्हारा मैसेज दे दिया था। ये बात सुनकर आदिल शर्म से लाल हो गया। उसने कायनात की आंखों में देखा, फिर ना चाहते हुए भी कायनात का माइंड रीड करने लगा। कायनात सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी। आदिल तुम्हारी जो भी मजबूरी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इस बात से खुश हूं कि मेरा ख्वाब यकीन में बदल गया और तुम भी मुझसे इश्क करने लगे। जब वक्त आएगा तुम अपनी मोहब्बत का इजहार खुद कर दोगे। हाँ कायनात, ये बात बिल्कुल सही है। आदिल कायनात का माइंड रीड करते करते बोल उठा। कायनात ने तुरंत सवाल कर दिया, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कायनात। फिर कायनात ने बात बदलते हुए कहा, किसके लिए शॉपिंग करने आए हो? तो आदिल ने समायरा का जिक्र करते हुए कहा, समायरा के लिए, उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेने आया था। समायरा अब तो बड़ी हो गई होगी, जब वो छोटी सी थी तो वो लंदन तुम्हारे डैड के साथ तुमसे मिलने आई थी। कायनात ने आदिल को याद दिलाया। हाँ अब बड़ी हो गई है, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली हैं। आदिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसके बर्थडे पार्टी में तुमको आना है। हाँ ऑफ कोर्स जरूर आऊंगी। ये बोलकर कायनात ने आदिल को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और अपने साथ आए फ्रेंड्स के साथ एक शोरूम में चली गई। आदिल उसको ठंडी आहों के साथ जाते हुए देखता रहा। उसका मोबाइल रिंग हो रहा था, जो उसे काफी देर के बाद सुनाई दिया। उसके पीए का कॉल था। आदिल ने मॉल से निकलते हुए पीए अनुज को कॉल किया। उधर से अनुज की आवाज आए, सर मैंने लैंड की सॉइल के टेस्ट के लिए टीम भेज दी है। उनको भी उस सॉइल में कुछ अलग सा नजर आ रहा है। टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। अच्छी न्यूज़ सुनाई अनुज तुमने, ये कहकर आदिल कार में बैठ गया और ड्राइवर को घर चलने का इंस्ट्रक्शन दे दिया। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में पहुंचा। सबसे पहले उसने समायरा का गिफ्ट अपनी अलमारी में रखा। फिर उसने अलमारी के सीक्रेट ड्रॉवर से वो रुमाल निकाला जिसमें वो खास चीज़ थी। उसने उसे फिर से गौर से देखा। वो एक पुरानी विंटेज घड़ी का टुकड़ा था, जो शायद कई दशकों पहले बनना बंद हो चुकी थी, इसलिए गूगल पर भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही था। कंपनी का नाम बदल चुका था। ये भी एक वजह हो सकती थी कि इसके बारे में कुछ इंटरनेट पर मालूम नहीं हो पा रहा था। लेकिन आदिल को ये समझ नहीं आया कि ये टुकड़ा उस शख्स के पास क्यों था जो हमलावर से मिला था और उसके साथ बाइक से चला गया था। आदिल को इस विंटेज वॉच का नाम उस शोरूम में एक फ्रेम में लगा हुआ नजर आया था। पहले तो आदिल ने उस फ्रेम को नज़रअंदाज कर दिया था। जब वो बिलिंग के लिए वापस शोरूम के अंदर गया तब उसको ध्यान आया कि ये नाम उसने कहाँ लिखा देखा था। फिर उसने अपने मैनेजर रियाज को कॉल किया। उधर से आवाज आए, जी सर। आदिल ने कहा, रियाज मैं तुमको एक पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। उस फोटो में कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए। जी सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद आदिल ने रुमाल खोलकर उस पर लगी मिट्टी हटाकर फोटो क्लिक की और वो अपने मैनेजर को व्हाट्सअप कर दी। इतनी देर में शोएब आदिल के कमरे में आ चुका था। शोएब को देखते ही आदिल ने जल्दी जल्दी से रुमाल को समेटा और अलमारी में रख दिया। हाँ बताओ शोएब, क्या हुआ? भाई कोई खास बात नहीं, बस कल से एग्जाम के प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं, उसमें ही लगना है। फिर उसके बाद सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मास्टर्स किस में करूँ, आपकी तरह एमबीए या फिर इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के लिए यूएस चला जाऊँ। शोएब ने अपनी मुश्किल बताई। अरे भाई तुम अभी अपने एग्जाम पर फोकस करो। तुम शार्प माइंड हो, अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम्हारा मन इकोनॉमिक्स में है तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ट है। उसके लिए तुमको एग्जाम बाद तैयारी करने में हेल्प कर दूंगा, और कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी कर देंगे छोटे साहब। आदिल ने हंस कर कहा, ओके भाई। शोएब ने आदिल की बात पर कहा, अरे सुनो शोएब। जी भाई। समायरा अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करेगी, उसने तुमको बताया? हाँ भाई, वो इस बार आपके साथ ही घर में बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। उसकी ये बात सुनकर आदिल खुश हो गया और शोएब डांस करते हुए आदिल के कमरे से चला गया। अब वो बेड पर लेट गया और सोचने लगा, जिन ने उसे इतनी पावर्स क्यों दी है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है, नहीं तो मेरे जैसे मामूली लड़के की जान उस बेतलहम जिन ने क्यों बचाई? मैं तो लगभग मर ही गया था। बस उसके माइंड में उल्टी सीधी बातें ही आ रही थी। तभी अचानक से उसकी बालकनी से पंख उड़ता हुआ आया और उसके हाथ पर गिर गया, लेकिन उस पंख के किनारे जल रहे थे। आदिल ने अपनी फूंक से उस जलते हुए पंख को सही किया। उस पंख पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे आदिल पढ़ने लगा। उस पर उर्दू में एक लाइन लिखी थी। उर्दू आदिल को पढ़नी आती थी, इसलिए उसे उस लाइन को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। उस लाइन को जब आदिल ने पढ़ा तो हैरान था।
उसमें लिखा था, आदिल तुम कोई आम शख्स नहीं, बहुत ही खास हो, तुमको अभी अपने बारे में कोई अंदाजा नहीं है। जैसे ही आदिल ने ये लाइन पढ़कर ख़त्म किया, उस पंख में आग लग गई और वो खाक हो गया। उसके आग से खाक होने के बाद आदिल अपना बेड साफ करने लगा, क्योंकि उसकी राख वहीं गिर गई थी। आदिल सोच में पड़ गया। मैं खास हूँ, मैं खास हूँ। ये सोच सोच कर वो खुश होने लगा और अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाते हुए बोला, मेरे रब, मेरे मालिक, अपने बंदे को आपने इतना नवाजा है, बस मुझसे कोई गलत काम ना हो, ये मेरी दुआ है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। आदिल ने अपना फ़ोन उठाया तो वो कायनात का मैसेज था। आदिल का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा, बस वो मैसेज पढ़ने ही वाला था, तभी समायरा आ गई। भाई, आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं, मेरी चैट बॉक्स। आदिल समैया को कभी कभी प्यार से चैट बॉक्स भी कहता था। आज आप मॉल गए थे? समायरा ने कहा, हाँ गया था। तुमको कैसे पता? मुझे पता है, और वहाँ आप किसी लड़की से बात कर रहे थे और शर्म से लाल हुए जा रहे थे। ओह माय गॉड, ये सब तुम कैसे पता चल गया? तुम मॉल में थी उस वक्त? आदिल ने समायरा की ओर हैरानी से कहा, नहीं, लेकिन मेरे खबरी हर तरफ फैले हुए हैं, जिससे मुझ तक ये न्यूज पहुंचा था। ओफो, खबरी? हाँ, वो कायनात थी, आदिल ने ठंडी आहें भरते हुए कहा। कायनात? कायनात? समायरा ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, ओएमजी, वही कायनात जिस पर आप लट्टू थे। आदिल ने कहा। समायरा की नज़र आदिल के फ़ोन के नोटिफिकेशन पर गई। समायरा का मैसेज, भाई, बात बहुत बढ़ चुकी है और आपने कानों कान खबर तक नहीं होने दी। समायरा ने आदिल की मौज लेते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तो अभी तक अपने दिल की बात नहीं बोल सका उसे। आदिल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक से पूरा कमरा धुएं से भर गया और समायरा स्टैचू बन गई थी। आदिल के सामने एक सीन सा क्रिएट हो रहा था, जिसको देखकर आदिल के मुंह से बस एक वर्ड निकला, ये कैसे हो सकता है? आदिल हैरान था, वो थोड़ा बदहवास सा हो गया था, लेकिन जब उसकी नज़र स्टैचू बनी समायरा पर गई तो उसने अपने आप को संभाला। तब तक पूरा कमरा नॉर्मल हो चुका था, समायरा भी सही हो गई थी। उसको हल्का सा सिर में दर्द हो रहा था। उसने कहा, भाई कुछ हुआ था क्या? नहीं बेटा, तुम कुछ बता रही थी, फिर तुमने कहा तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम यही लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। ये बात बोलकर आदिल कमरे से निकल गया और नीचे किचन में कॉफ़ी बनाने लगा, लेकिन उसने जो कुछ मिनट पहले देखा था वो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे अपने देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी वो झूठ नहीं था, सब कुछ सच था, क्योंकि वो जिन की दी हुई पावर्स की वजह से सब कुछ देख सकता था, जिनकी वजह से वो चीज़ें भी उसको दिखती थी जिस बात के लिए वो परेशान रहता था। तभी एक सर्वेंट आया। सर, आप किचन में? आपको कुछ चाहिए था तो प्लीज़ बता देते, मैं बना देता। तो आदिल ने सकपकाकर हल्के से कहा, नहीं नहीं, मैं बस कॉफ़ी। फिर सर्वेंट ने कॉफ़ी मग में निकाली और ट्रे में रख दी। आप चलिए सर, मैं लेकर आपके रूम में आता हूँ। नहीं, ये ट्रे मुझे दो, मैं खुद लेकर जाऊंगा। ओके सर। ये बोलकर सर्वेंट ने ट्रे आदिल को दे दी। आदिल ट्रे हाथ में लिए रूम में पहुंचा तो पाया समायरा रूम में नहीं थी। उसने आसपास देखा तो वो स्टोर रूम में थी और आदिल की अलमारी से कुछ निकाल रही थी। समायरा, वहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया हूँ, अपने हाथों से बनाकर। आदिल ने समायरा को आवाज़ लगाई, भाई आपकी अलमारी में ये बॉक्स कैसा है? समायरा ने बॉक्स को उलट पलट कर देखते हुए कहा, बॉक्स? कैसा बॉक्स? तुम उसको वहीं रख दो और आकर कॉफ़ी पियो, तुम्हारे सिर में दर्द भी है, आ जाओ। आदिल ने हड़बड़ी में कहा। हाँ भाई। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी, जिसके बाद आदिल समायरा को उसके रूम तक छोड़कर आ गया। अपने रूम में आते ही आदिल स्टोर रूम में गया और अलमारी में वो बॉक्स चेक करने लगा जिसके बारे में समायरा बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा बॉक्स है और वो उसकी अलमारी में कैसे आ गया। ये कैसा बॉक्स साबित होगा? आदिल की मदद करने वाला, या उस पर नज़र रखने वाला, या फिर उसे नुकसान पहुंचाने वाला? क्या आदिल कभी इन अचानक से सामने आने वाले रहस्यों को सुलझा पाएगा?